हेलो गुरुदेव। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन नेक्स्ट लेसन शुरुआत करने जा रहे हैं, विद्युत धारिता। इस अध्याय की कड़ी में सर्वप्रथम अपन चर्चा करते हैं पैरा विद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस प्रकार से अपने पास ये जो पैरा विद्युत पदार्थ हैं, ये एक प्रकार से कुचालक पदार्थ ही हैं। ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं होता, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होते, परंतु फिर भी इनको यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र बिंदु होता है वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर विस्थापित होता है। एक प्रकार से ये द्विध्रुव बन जाते हैं और विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन पैरा विद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज है, मोम है, अभ्रक है इत्यादि। इनकी हम दो कैटेगरी बांटते हैं। एक कैटेगरी में अपने पास आता है ध्रुवीय पैरा विद्युत माध्यम। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर विद्यमान होता है तथा अणुओं के अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान होता है। ऐसे जो पदार्थ हैं जो स्थायी रूप से द्विध्रुव के रूप में होते हैं वे पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो परिणामी हमारे पास पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। और जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब ये द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं तथा इनका कुल परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो नॉन जीरो हो जाता है। जैसे ध्रुवीय पैरा विद्युत माध्यम की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे आता है HCl और H2O। HCl के जब अणु की हम बात करें तो क्लोरीन जो है इसके परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओर खींचता है, इसलिए आंशिक रूप से क्लोरीन ऋणावेशित और हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित होता है। इस प्रकार ये एक द्विध्रुव के रूप में हो जाता है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P सदैव हम जानते हैं माइनस से प्लस की ओर होता है, अर्थात क्लोरीन से हाइड्रोजन आयन की ओर इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और ये अणु HCl अणु अपने आप में एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार जब हम बात करें H2O की तो H2O में भी हमारे पास H प्लस के रूप में, ऑक्सीजन माइनस के रूप में, तो यहाँ हमारे पास एक द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है P1, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण होता है P2। दोनों बराबर होते हैं परिमाण में लेकिन दिशा अलग अलग होती है, इसलिए H2O का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो दोनों के मध्यवर्ती हमें P प्राप्त होता है। इस प्रकार H2O और HCl दोनों अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपने आप में एक विद्युतीय द्विध्रुव के रूप में विद्यमान होते हैं। सेकंड टाइप अपने पास जो पैरा विद्युत माध्यम आता है वो आता है अध्रुवीय पैरा विद्युत माध्यम। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित नहीं होता, परंतु जब उनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो संपाती में रहकर अल्प दूरी से विस्थापित हो जाता है और वे पदार्थ के अणु एक द्विध्रुव की भांति बन जाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो अध्रुवीय पैरा विद्युत माध्यम है उनके एग्जाम्पल हमारे पास H2, N2, O2, CO2 इत्यादि ऐसे जो पदार्थ हैं वो अध्रुवीय पैरा विद्युत माध्यम होते हैं, अर्थात ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कभी भी ध्रुवीय नहीं होते, द्विध्रुव आघूर्ण में विद्यमान नहीं होता, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ द्विध्रुव बन जाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण ग्रहण कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं।
नेक्स्ट इसी कड़ी में अपने पास चैप्टर का जो बिंदु है वो आता है विद्युत धारिता। धारिता से क्या अभिप्राय है? जैसा कि इसके शब्द से हमें मालूम है, धारिता का अर्थ है ग्रहण करना, धारण करना। किसी भी चालक के द्वारा आवेश के जो ग्रहण करने की क्षमता है, अधिकतम कितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है, वो उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। चूँकि किसी भी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके विभव का जो विद्युत विभव का स्तर होता है उसके समानुपाती होती है, अर्थात आवेश Q विभव V के समानुपाती होता है। जब समानुपाती को हम हटाते हैं तो अपने पास आता है चालक पर उपस्थित आवेश Q इक्वल्स टू CV, जहाँ C एक समानुपाती स्थिरांक है और ये समानुपाती स्थिरांक चालक की धारिता कहलाता है, जिसका मान चालक के आकार, आकृति व चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि अपन आगे देखेंगे कि धारिता C का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो अपने पास एक तो आकार पर, आकृति पर और चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण 1 से यदि C को अपने इक्विवेलेंट करें तो अपने पास आता है आवेश Q अपॉन विभव V, अर्थात किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि V का जो अनुपात है वो चालक की धारिता के इक्विवेलेंट तुल्य होता है। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस फॉर्मूले में यदि V इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो, अर्थात अपने पास किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए कि उसके विभव के मान में 1 वोल्ट वृद्धि हो, तो C का मान दिए गए आवेश Q के इक्विवेलेंट होता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के तुल्य होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर सके। अर्थात किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए कि उसके विभव का मान प्रारंभिक से 1 वोल्ट बढ़ जाए, देन दी गई आवेश की मात्रा है वो मात्रा न्यूमेरिकल तौर पे, आंकिक तौर पे उस चालक की धारिता के तुल्य होती है। जब हम ग्राफ की बात करें यहाँ विभव और आवेश, तो हमारे पास जो ग्राफ प्राप्त होता है वो ग्राफ प्राप्त होता है, एक तरफ है आवेश की मात्रा ले ली जाए Q, एक तरफ विभव ले लिया जाए, तो समानुपाती ग्राफ है। और इस ग्राफ के लिए जो प्रवणता प्राप्त होती है वो प्रवणता अपने पास प्राप्त होती है डेल्टा Q बाई डेल्टा C। इट मीन से ये जो प्रवणता होगी ग्राफ की, ये प्रवणता सदैव अपने पास धारिता को व्यक्त करती है, C को व्यक्त करेगी। यानी Q और V के लिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टेन थीटा है वो अपने पास चालक की धारिता के तुल्य होगा। विद्युत धारिता का मात्रक, जैसा कि अपन जानते हैं कि हमारे पास विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला है, विद्युत धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V। यदि हमारे पास Q का मान 1 कूलम
और विभव का मान जो बढ़ोतरी होती है वो 1 वोल्ट हो तो अपने पास जो धारिता का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1 फैरेड। अर्थात अपने पास विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है। चूँकि फैरेड जो मात्रक है अपने पास वो काफ़ी बड़ा मात्रक है, इसलिए प्राय यहाँ हमें माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड ज़्यादा काम में लेते हैं। तो माइक्रो फैरेड का अर्थ होगा 10⁻⁻6 फैरेड, पिको फैरेड का अर्थ होगा अपने पास 10⁻⁻12 फैरेड, नैनो फैरेड का अर्थ होगा अपने पास 10⁻⁻9 फैरेड। क्योंकि ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके 10 धनात्मक और ऋणात्मक। तो माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻6, नैनो का मीनिंग 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻⁻12। ये अपन पहले से अंडरस्टूड है। क्योंकि धारिता का जो फैरेड मात्रक है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मात्रक होता है, इसलिए प्राय ये छोटे मात्रकों के तौर पे माइक्रो, नैनो और पिको फैरेड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु अपने पास आता है विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। हम एक ऐसा आइसोलेटेड जिसका किसी अन्य के साथ या भूमि के साथ संपर्क नहीं है, ऐसा एक गोलीय चालक कंसीडर करते हैं, मानते हैं, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय चालक को किसी भी विधि के द्वारा आवेशित किया जाता है और सपोज कीजिए हमारे पास इसको दिए गए आवेश की जो मात्रा है वो प्लस कैपिटल Q है। माना कैपिटल R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है। चालक की सतह पर विद्युत विभव का जो मान होगा अपने पास वो होगा V = 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। विद्युत विभव की गणना प्रीवियस लेसन में अपन कर चुके कि यदि किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाए तो उसकी सतह पर जो विभव का मान होता है वो हम जानते हैं KQ/R होता है। K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4πε0। यहाँ हमारे पास जो धारिता की परिभाषा है वो विद्युत धारिता की परिभाषा से जो चालक की धारिता का मान होता है वो होता है Q/V, यानी दिया गया आवेश डिवाइड बाई उसके विभव में वृद्धि। इनिशियल हमने ये माना कि प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं था, इसलिए इसका विभव 0 था, तो विभव में वृद्धि V हो गई हमारे पास। समीकरण 1 और 2 दोनों को यदि काम में लें तो हमारे पास क्या आता है, समीकरण 1 व 2 से C = Q, V की वैल्यू समीकरण 1 से पुट करें तो अपने पास से आती है Q × 4πε0 कैपिटल R। Q से Q कैंसिल हो जाता है। C की जो वैल्यू आती है वो आती है 4πε0 R। अर्थात किसी गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी त्रिज्या R के समानुपाती होती है।
अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या r के समानुपाती होती है। यदि हम बात करें त्रिज्या r और धारिता c, तो दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है और इस वक्र की जो प्रवणता है टेन थीटा का जो मान आता है वो आता है अपने पास c/r, और c/r की जो वैल्यू है ये प्राप्त होती है अपने पास 4πε0। अर्थात इस वक्र में हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे जैसे चालक की त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस चालक की धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। साथ में हमने यहाँ ये कंसीडर किया है कि ये चालक इसके चारों ओर जो माध्यम है वो निर्वात कंसीडर किया है, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता के द्वारा हमें पता चल रहा है कि चालक निर्वात में स्थित है, तो उसके लिए उसकी जो चालक की धारिता होगी वो होगी 4πε0r। क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कि एक फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या का मान क्या होगा। हमारे पास गोलीय चालक की धारिता का जो मान है, हम बात विलगित की कर रहे हैं, आइसोलेटेड की कर रहे हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता का मान 4πε0r होगा। यदि r का मान निकाला जाए तो आएगा c/4πε0। चूँकि c का मान हमें दिया हुआ है 1 फैरेड, अर्थात 1/4πε0। इसका मान हम जानते हैं कि ये हमारे पास स्थिर विद्युत नियतांक k के तुल्य होता है, जिसका मान आता है 9 × 10⁹ मीटर। अर्थात हमारे पास यदि हम 1 फैरेड धारिता का कोई गोलीय चालक लेते हैं तो उसकी त्रिज्या 9 × 10⁹ मीटर होगी, जो कि पृथ्वी से भी लगभग 1000 गुना अधिक होगी। इस प्रकार पहले भी चर्चा की थी कि 1 फैरेड जो धारिता है वो बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गोलीय ऐसा कोई चालक जिसकी धारिता 1 फैरेड हो तो उसका आकार पृथ्वी से भी 1000 गुना अधिक होगा।